I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is electrochemistry. And guys, electrochemistry हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एक सेशन अपना कवर कर चुके हैं. आज हमारे सेकंड लेक्चर की बारी है. चलिए देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करेंगे, और साथ ही आज सेशन में कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं. तो गाइज, अगर बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया था. साथ में मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बात की थी. अब के सेशन में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे और साथ में गाइज उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. आने वाले लेक्चर में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स प्रोडक्ट, और साथ में बैटरीज एंड फ्यूल सेल को भी डिस्कस करेंगे. लास्टली गाइस, जब कंसेप्ट डिस्कस हो जाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. चलिए गाइस, फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नर्स्ट इक्वेशन क्या है? हमारी नर्स्ट इक्वेशन, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या शो करती है. गाइस, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है तो कंसंट्रेशन चेंज के साथ साथ आपके ई सेल की वैल्यू में क्या चेंज आता है उसको एक्सप्लेन करता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन. चलिए देखते हैं किस तरीके से ये शो करेगा. द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी. आपकी कोई भी स्पीसीज है, मतलब जितनी भी स्पीसीज आपकी नर्स्ट इक्वेशन में यूज की जा रही हैं, जो भी आपके टर्म्स यूज किए जा रहे हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस वो यूनिटी होता है. कैसा होता है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन में वो यूनिटी होता है. और ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका यूनिटी होगा. जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे वैसे वैसे आपका रिएक्शन इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी चेंज होगी. तो इसीलिए हमने लिखा है दिस इज नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू. नर्स्ट इक्वेशन कैसे शो होती है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं. नर्स्ट इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कैसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन को शो करेगा. एक मेटल आयन है जो कि अपने n इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. मेटल आयन है गाइस, अगर मेटल होता तो डोनेट कर देता, बट यहाँ पे हमें मेटल आयन दिया है. तो n आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके खुद मेटल में कन्वर्ट होगा. यानी कि मेटल आयन एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कितने? n इलेक्ट्रॉन्स को, और खुद मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is at any concentration measured with the respect to standard hydrogen electrode. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई एक सेल दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते. उसके लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा. तो हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करते हैं, जो कि आपके रेफरेंस में रखने पर हम जो आपका फर्स्ट सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं. तो बस वही चीज लिखी हुई है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में तब मेजर किया जा सकता है. कब मेजर किया जा सकता है? विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम यूज कर सकते हैं. एक दिया हुआ है, दूसरा आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया. तो अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. गाइस देखो, आपको ऑलरेडी पीछे एक इलेक्ट्रोड दिया था, दूसरा तो दिया नहीं है रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला. तो अब हम इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? हैव अ लुक. Mn/m इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस m. यानी कि आपने क्या किया है? ई सेल की वैल्यू निकाली है, ठीक है. किसके बराबर जाएगी अब ये? तो गाइज हमको पता है कि आपका फॉर्मूला होता है ना, उससे हमने लगा दिया ई नॉट माइनस RT ओवर NF लॉन Q. यही तो होता है. क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT ओवर NF लॉन Q. ये क्या होता है? क्यूटेंट होती है, क्यूटेंट वैल्यू. तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है ना. Q आपने किस में पढ़ा? इक्विलिब्रियम वाले में पढ़ा है. तो यस गाइज, ये आपका रिएक्शन है, आप उसी पे आपने वैल्यू को रख दिया. तो ई नॉट RT ओवर NF एंड लॉन Q. तो ये आपका क्या है? ये आपका क्यूटेंट, ठीक है. नेक्स्ट है आपका F. क्या है आपका? फेराडे कांस्टेंट.
ठीक है, ये आपकी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M, जो आपका सॉलिड M है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा गाइज, हम यूनिटी लेंगे। और अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर M है ना, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, तो अब ये सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर। एंड वी हैव, तो अगर आपने मेटल सॉलिड की वैल्यू 1 रख दी, हमारी रिएक्शन क्या थी कि आपका M+N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड है, राइट, यही तो था। तो आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 में। मेटल आयन आपका किस में, एक्वस पोजीशन में। तो बस आपने रख दिया 1 वैल्यू, इक्वेशन क्या आ गई, Mn/M E0 Mn/M माइनस RT/NF ln 1/M आयन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है, तो गाइज R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स जूल केल्विन मोल इनवर्स मेटल, या फिर मोल, ठीक है, सॉरी मोलर, राइट। नेक्स्ट है आपका फेराडे F, ठीक है, F क्या है, फेराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96.487 कैलोरी मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैलोरी मोल इनवर्स, राइट, कैलोरी मोल इनवर्स, इसी तरीके से यहाँ पर भी इनवर्स, यहाँ पर भी इनवर्स, राइट। अब देखो टेम्परेचर T, जो आपका T टेम्परेचर है, इन केल्विन, जो आपका टेम्परेचर होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। नेक्स्ट है मेटल आयन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। अब देखो गाइज, हमारा ये मेटल आयन था, ठीक है, मॉड के अंदर लिखने का मतलब हमने उसको एक्टिव मास में लिख दिया, उसके क्यूटेंट फॉर्म में लिख दिया, क्यूटेंट फॉर्म में लिख दिया। तो बस हमने इसमें क्या किया, मॉड के अंदर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और आपका लिख दिया Mn+, ये जो कि आपके कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, अब गाइज मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास लास्ट इक्वेशन में एक ही सेल है, दूसरे सेल के लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, अब इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से वैल्यूज़ को पुट करेंगे और दूसरे सेल का EMF निकाल सकते हैं। तो चलो देखो, जब आपकी रिएक्शन रिडक्शन में हो रही है, किसमें, रिडक्शन में, तो गाइज आपकी वैल्यू कितनी है, Fe के लिए 2.87, ऐसे CO+3 जब आपका CO+2 में यानी रिड्यूस हो रहा है तो आपकी 1.81 है। इसी तरीके से KMnO4 माइनस जब 8 आयन और 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.51। नेक्स्ट देखो, AU है, Cl है, CCl4 है, C2O7 है, सॉरी O2 है, MnO2 है, Br2 है, NO2 है। गाइज अब आप देख रहे हो ये सारे आपके क्या है, ये सारी आपकी रिएक्शंस होती जा रही हैं। अब इधर देखो जरा, आपके जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, देख रहे हो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर। जरा इसके आगे वाली एक बार स्लाइड देखो, क्या हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इधर आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके जा रही है रिड्यूसिंग में, किसमें, रिड्यूसिंग ऑर्डर में, राइट, देख पा रहे हो। अब देखो गाइज, नेक्स्ट देखो, जब आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर को इंक्रीज हो रही है, नीचे कम होती जा रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। अब देखो Pb आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 Pb में कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 Sn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सबके रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने दिए हैं। Ni किस में, Ni+2 Ni में, Fe+2 Fe में, Cr+3 Cr में, Zn+2 Zn में, H2O। अब देखो ये आपका स्टैंडर्ड H2O क्या कर रहा है, H2 और OH में, Al आपका कहाँ पे, Al+3 Al में, Mg+2 Mg में, Na+Na में, Ca+Ca में, K+K में, Li+Li में, यानी कि सारे रिड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये सारे आपके रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देखो रिडक्शन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन आपका हुआ, यहाँ पे तो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो आपका रिड्यूसिंग में जा रहे हैं।
इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ये इधर आपके फॉर्म में किसमें है, ऑक्सीडाइजिंग में, और यहाँ पर जब आपके आ गए तो किसमें आए, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गए। क्लियर, किसमें आ गए, रिड्यूस्ड फॉर्म में, और ये इनकी आ गई वैल्यू। क्लियर, जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा। क्लियर, तो बस वही हुआ है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कम होते जा रहे हैं। अब देखो, अ निगेटिव ई नॉट मीन्स, अब आपका जो निगेटिव ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू जो निगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका रेडॉक्स कपल है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपेयर में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के कंपेयर में। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के कंपेयर में ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट, अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब रेडॉक्स कपल इज वीकर देन रिड्यूसिंग एजेंट। आपका जो रेडॉक्स कपल है वो रिड्यूसिंग एजेंट के कंपेयर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के कंपेयर में वीक है। नेक्स्ट, in Daniell cell, electrode potential for any given concentration of Cu ion and Zn+2 ion we have। अब देखो, हमने बात करी कि डैनियल इक्वेशन में या फिर डैनियल सेल में जब आपके Cu+2 आयन या फिर कॉपर आयन और जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो गाइज आप इनकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शन कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कैसे निकालोगे, और साथ में उसकी नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे। तो देखो, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि E आपका किसके बराबर होता है, ER माइनस EL के बराबर होता है, EL के बराबर होता है। तो बस वही हम करेंगे। आपका E कॉपर के लिए निकाल रहे हैं ना, कैथोड में, कैथोड पे कॉपर की रिएक्शन हो रही है, तो आपका E कॉपर सेल इक्वल टू E नॉट कॉपर आयन स्लैश कॉपर माइनस RT ओवर 2F लॉन Q, Q की वैल्यू M ओवर M आयन, यानी कि कॉपर ओवर कॉपर आयन, कॉपर ओवर कॉपर आयन, है ना, कॉपर आयन, यही तो होगा। और कॉपर हमारा है सॉलिड में, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया 1। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, क्लियर। अब एनोड में देखो गाइस, बिल्कुल एनोड में भी तो वैसा ही है। आपका Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी Zn+2 आपका Zn में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एनोड पर Zn+2 आपका Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि E नॉट क्या हो जाएगा, Zn+2 स्लैश Zn। क्लियर। अब देखो RT ओवर 2F वैल्यू में होता है लॉन Q, Q की वैल्यू क्या हो जाती है, M सॉलिड ओवर M आयन। तो M सॉलिड आपका क्या होगा, जिंक, और जिंक की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि सॉलिड में हमारी नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू कितनी पुट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो हमने मेटल के लिए, जिंक के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 और Zn+2 आयन। अब देखो गाइज, आपका सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, E सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL, तो ER माइनस EL, तो ER आपका क्या हो जाएगा Cu और EL आपका क्या हो जाएगा Zn+2, Zn+2। अब इन दोनों की हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, ये हो गया R, ये हो गया L। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो गाइज E सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट की वैल्यू ये आपकी हो गई, ECU आयन की वैल्यू ये आपकी हो गई, और Zn+2 स्लैश Zn की वैल्यू ही हो गई, यानी दोनों इस हाफ सेल की आपने वैल्यूज को, E सेल की वैल्यूज को रख दिया। अब देखो गाइज, कॉमन इसमें क्या जा सकता है, तो हमारा इसमें कॉमन सिर्फ RT ओवर 2F जाएगा, है ना, क्या जाएगा, सिर्फ RT ओवर 2F जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, है ना, सही है ना। अब देखो, जब आपने वैल्यूज को पुट कर दिया तो गाइज हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है किसकी वैल्यू, ई सेल की, ई सेल RT ओवर 2F, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। और यस गाइज, यहाँ पर आपके क्या है, यूनिटी है ना, तो बस सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, Zn+2 Cu+2। अब ये Zn+2 Cu+2 आया कहाँ से, इसको समझो। हमारी जो आपने डैनियल इक्वेशन देखी थी, डैनियल इक्वेशन देखी थी, जिसमें आपने क्या लिखा था, Zn+Cu+2 एरो लगा के Zn+2 Cu, यही तो था। और यहाँ पे जो आपके आयंस थे वो कौन कौन से थे, वो आपके थे, ये था आपका, है ना, सॉरी ये था आपका, और दूसरा
ये था, राइट और ये आपके सॉलिड फेज में थे, तो सॉलिड वाले तो 1 चले गए, इनको तो हटा दो, क्या रह गया सिर्फ ये दोनों। इन पर आपका क्या डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा। तो यस Q20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Zn+2 ओवर Cu+2। क्लियर, यहाँ से आपने क्या निकाली, Q20 की वैल्यू निकाली। अब देखो गाइस, और चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये लॉन में है ना, तो हमको पता है लॉन में क्या होता है, माइनस की चीज आपके डिवाइड में चली जाती है, तो बस वही चीज आपने कर दी। 1 में है तो उल्टा हो जाएगा, तो Zn+2 Cu+2, दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, इट कैन बी सीन दैट ई सेल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, किसके, Cu आयन के और Zn आयन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर आपका ई सेल की वैल्यू डिपेंड करती है। ई सेल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इन दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। क्लियर, टेक योर टाइम, 10 सेकेंड का टाइम लो, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं यहीं पर हूं। नेक्स्ट देख लें, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu आयन, जैसे जैसे आपके Cu आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि अगर आपके Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो आपकी ई सेल की वैल्यू भी घटेगी। क्लियर, बाय कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम, अगर हम नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट कर दें तो गाइज हम बेस 10 ले लेते हैं, हमको पता है ये बात, बेस 10 ले लेते हैं, है ना, एज अ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू बेस 10 ले लेंगे, तो हमारी ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको R की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो गाइज इसका ई सेल आपका आ जाएगा रिड्यूस ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस, आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया, 0.059/2 log Zn+2 आयन और Cu+2 आयन। क्लियर, नेक्स्ट देखो, वी शुड यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहिए, किसमें, आपके इलेक्ट्रोड्स में, आयंस में, ठीक है। बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड दस द फॉलोइंग सेल विल बी, तो आपकी फॉलोइंग सेल रिएक्शन क्या होगी, Ni/Ni+2 डबल स्लैश Ag प्लस एंड Ag, यानी कि आपका निकिल ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag आपका रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, और ये आपका क्या है, पैरेलल का साइन क्या शो कर रहा है, आपके सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। द सेल रिएक्शन इज, आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी सेल रिएक्शन आ जाएगी, निकिल सॉलिड स्टेट में प्लस ट्वाइस Ag एक्वस स्टेट में, एरो लगा के निकिल प्लस और ट्वाइस Ag, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। द नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है गाइज, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F ln Ni+2 एंड Ag+2, Ag+2, राइट। तो इस तरह से आप, एक सेकेंड गाइज 2 मिनट, Ag का होल Ag प्लस का स्क्वायर ही रहेगा, क्यों रहेगा Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्हीं दोनों पर तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है, दोनों आयंस पे, तो बस ठीक है, ट्वाइस इसके लिए होल स्क्वायर कर दिया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, इन अ जर्नल इलेक्ट्रोड केमिकल इक्वेशन टाइप, अब देखो गाइस ये जो इतनी सारी बातें मैंने समझाई, अब ये इसका एक जर्नल व्यू एनसीईआरटी में दिया है जो कि मैंने आपके लिए दे दिया है। इन अ जर्नल इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन दी, ऐसे मान लो कोई आपकी एक जर्नल रिएक्शन ये हो रही है, तो हम इसका नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, चलो इसे देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF ln Q, RT/NF ln Q, ln Q क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो RT/NF ln प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, कैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे। गाइस, इफ द सर्किट इन डैनियल सेल S closed when we note the relation we take, हमारा एक सर्किट है डैनियल सेल का जो कि क्लोज्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शन पहले देखेंगे। तो गाइस हमको पता है कि डैनियल सेल की आपकी रिएक्शन क्या होती है, जनरल रिएक्शन ये होती है Zn+2 Zn आयन और कॉपर, ठीक है, यही तो होता है, Zn प्लस कॉपर आयन, Zn+2 एंड कॉपर, यही तो होता है। तो इसमें आपका जो कॉपर आयन Zn आयन है उसका नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना,
कब बढ़ रहा है? जब आपके Cu आयन में कमी आ रही है, जब जिंक आपका बढ़ रहा है, जब आपके Cu आयन में कमी आ रही है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, हम ये नोट कर रहे हैं कि ये आयन आपके अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज। जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो ये आपका एक टाइम के बाद दिखाएगा कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा, किसमें? दोनों आयन के कॉन्सेंट्रेशंस में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वोल्ट मीटर पे करंट की वैल्यू है या फिर करंट की रीडिंग है वो कितनी जाएगी? 0। कितनी जाएगी? 0। क्लियर? क्योंकि रिएक्शन तो आपकी इक्विलिब्रियम में चलेगी। और गाइस ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा चुकी है। ठीक है, अब गाइस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोग किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन को शो करेंगे? हैव अ लुक। ई सेल की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम के लिए ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमको पता है ई इक्वल टू 0 होता है, तो ई इक्वल टू 0 रख दिया और हमारी जनरल इक्वेशन हमने इधर रख दी जैसी थी। तो बस आपने लॉन से को जब लॉग में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई किया किससे? 2.303 से, तो वही चीज़ है। एंड गाइज आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT ओवर 2F लॉन Zn+2 एंड Cu+2 आयन। क्लियर? नेक्स्ट देखो गाइज, नेक्स्ट है आपका बट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ये वैल्यू किसकी होती है? Q की वैल्यू होती है ना। और Q किसके बराबर आता है? इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पढ़ाया था Q आपके Kc के बराबर होता है। QC इक्वल टू क्या होता है? Kc, है ना। तो बस यहाँ पर आपका किसके बराबर आ जाएगा? Kc के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हमारी रिएक्शन कैसे लिखी जा सकती है? ई नॉट सेल, और आपने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया। RT और F की वैल्यू को रख के आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.59/2 वोल्ट लॉग C, लॉन से लॉग C, लॉग Kc। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1 वोल्ट के बराबर, 1.1 वोल्ट के बराबर। अब गाइज जब आपको 1.1 वोल्ट के बराबर आपने वैल्यू रख दिया, यानी कि यहाँ से आप Kc निकाल सकते हो, तो log Kc क्या हो जाएगा? 1.1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 0.059 वोल्ट। तो सॉल्व करने पर log Kc की वैल्यू हो जाएगी 37.288। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो Kc आपका क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻37 एट 298 केल्विन। Kc क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻37 एट 298 केल्विन। अब देखो जर्नल इक्वेशन गाइस हमारी क्या बनी? जर्नल इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर बनी। ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log Kc। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस ये जो आपकी जर्नल इक्वेशन आई ई नॉट सेल के लिए, स्टैंडर्ड सेल के लिए, जो कि है 2.303 RT ओवर NF log C, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रिलेशनशिप दे रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो आपका रिलेशन है वो इससे आप दर्शाओगे। और अगर बात करें स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। Equation gives relationship between equilibrium constant of the cell reaction and standard potential of the cell, है ना। E और equilibrium constant में रिएक्शन आ रहा है, in which that takes place, जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है। क्लियर? Thus equilibrium constant of the reaction difficult to measure, जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज इट कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ई नॉट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? ई नॉट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ई नॉट क्या है? जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर? उसके थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट है गाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। गाइस एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है यूजफुल, एक होती है यूजलेस। तो जितनी भी मैक्सिमम एनर्जी होती है या फिर मैक्सिमम यूटिलाइज एनर्जी होती है गाइस, उसे ही हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। जो आपकी यूजलेस में से भी आप यूटिलाइज कर लो,
वेस्ट एनर्जी में से भी आप अगर एनर्जी को यूटिलाइज कर लो तो उस मैक्सिमम एनर्जी की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जा रहा है 1 सेकेंड में, वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास, और इसे हम टोटल चार्ज पास से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क सेल, अगर हमें मैक्सिमम वर्क सेल निकालना है तो गाइस हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। एंड फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली। अब देखो, हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन जब जिस साइड में जाते हैं उसके अपोजिट आपका करंट जाता है, तो वही चीज लिखिए, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली, करंट के रिवर्सिबल आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट गिब्स एनर्जी। अगर आपका वर्क डन रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब आपके गिब्स एनर्जी में कमी आ रही है, यानी कि डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो यस गाइस, वही चीज आपको यहाँ पर बता दी गई है जो मैंने आपको पहले बता दी। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने जो आपका वैल्यू इक्वेशन थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई, जो कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। अब हमको ये बात पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यानी डेल्टा जी आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ ई के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये आपने वही एक्सप्लेन किया। अब देखो, देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल ई, अगर आपके सेल का ईएमएफ ई है, एनएफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, द अमाउंट ऑफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, कितना आपके चार्ज पास हो गया उसका अमाउंट है, एंड डेल्टा आर जी रिएक्शन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या फिर गिव्स रिएक्शन फ्री एनर्जी, डेल्टा आर जी मतलब रिएक्शन की फ्री एनर्जी, डेल्टा आर जी इज द गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देन तब गाइज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई, जो कि आपने फॉर्मूला इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा वैल्यू की वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल के बराबर आ जाएगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, इट मे बी रिमेंबर दैट ई सेल आपका क्या होता है, ये एक आपका इंटेंसिव पैरामीटर होता है। क्या होता है, इंटेंसिव पैरामीटर होता है। वहीं पर अगर डेल्टा आर जी की बात करें तो गाइज ये एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक टर्म होता है ना। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से शो करते हैं, एंड वैल्यू डिपेंड ऑन द एन, और ये किस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर हम रिएक्शन को लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, Zn प्लस Cu प्लस 2, एरो लगा के Zn प्लस 2 एंड Cu, यानी कि डेल्टा आर जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ट्वाइस माइनस ट्वाइस एफ ई के बराबर आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना एन एफ ई, तो आपकी इसमें आपके कितने हो रहे हैं आयंस, 2 है ना, 2 चार्ज आ रहा है, तो बस ट्वाइस एफ ई। नेक्स्ट देखो, बट वी कैन रिटेन दिस रिएक्शन एज, अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जनरल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गाइज हमारे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस एफ ई। क्या आ जाएगी, ट्वाइस तो पहले से ही थी, अब आपके 2 और ऐड हो गए, यानी कि 4 एफ ई। ठीक है। We can if the concentration of all reacting species is unity, अगर आपके जितना भी concentration है reacting species का अगर वो unity हो जाए तो guys क्या होगा, हमारे E सेल E नॉट सेल की या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल की इक्वल आ जाएगा। हमारा जो इलेक्ट्रोड का गिवन सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा Thus, from the measurement of E naught cell, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने E naught सेल का मेजरमेंट कर लिया तो इसका मतलब ये है गाइज हम ERG का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ERG नॉट का, है ना। तो बस स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द इक्वेशन जो कि है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द इक्वेशन गाइज, ये क्या आ जाएगी, एज यूजुअल ये आ जाएगी ERG नॉट इज इक्वल टू RT ln K। क्या आ जाएगी, RT ln K। और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम K की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के कांस्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड मेजरमेंट को डिस्कस किया, साथ में नस्ट इक्वेशन के पूरा पैरामीटर को समझा। प्यारे बच्चे, इस सेशन में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को सिस्टमैटिकली देखें, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, साथ में प्लेलिस्ट को फॉलो करें एंड सेशन को लाइक करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।